असल में बदला लेना क्या होता है आज के केस में आपको पता लगेगा। असल में प्लानिंग कैसे की जाती है आज के केस में आपको पता लगेगा। परफेक्ट क्राइम कैसे बनाया जाता है वो आज आपको पता लगेगा। लेकिन परफेक्ट क्राइम होना एक सफेद झूठ है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसे आप बहुत जल्दी तो भूल नहीं सकते, टाइम लगेगा इसको आपको भूलने में। इसलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि असल में यहाँ क्या हुआ था। एक बहुत ही भयंकर, ग्रोसम और ब्रूटल क्राइम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस की शुरुआत होती है अमेरिका के ओहायो राज्य के वेस्टर्न हिस्से में बने पाइक काउंटी नाम के एक छोटे से शहर से। जी हाँ, इतना छोटा शहर कि इसके अंदर सिर्फ 24,000 लोग ही रहते हैं और इनमें से आधे से ज्यादा तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि बहुत ज्यादा गरीब हैं। इनके पास कमाने खाने के लिए कुछ नहीं है, ये जस्ट थोड़ा बहुत काम इधर उधर का कर लेते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं और अपना गुजारा आज भी कर रहे हैं। लेकिन दिन आया 22 अप्रैल 2016 का, जब सुबह सुबह एक लड़की अपनी गाड़ी लेकर इन्हीं में से एक घर के अंदर पहुंची और वहां पहुंचते ही जो उसने हाल देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, उसके परिवार का हर एक मेंबर वहां मरा हुआ था। ये सब क्या हुआ था? उसने तुरंत यहाँ 911 को फोन किया और रोते रोते वहां सब कुछ बताया। ये जो लड़की यहाँ पहुंची थी ये अकेली नहीं थी, इसका नाम बॉबी था और इसके साथ इसका भाई जेम्स भी मौजूद था। ये दोनों ही यहाँ घर पर पहुंचे थे, लेकिन जेम्स वहां अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए साइड में ही रुका हुआ था और तभी यहाँ जैसे ही बॉबी अंदर घुसी उसे अंदर का हाल दिखा। इस कॉल के बाद तुरंत यहाँ पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस की टीम ने पहले इन दोनों भाई बहनों से बात करी और उसके बाद घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर का हाल देखकर उनका भी दिल दहल गया, क्योंकि ऐसा क्राइम सीन उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। ये घर यहाँ अकेला घर नहीं था, ये 3 घर आपस में जुड़े हुए थे और जैसे ही सबसे पहले पुलिस बीच वाले घर के अंदर घुसी, अंदर घुसते ही यहाँ उनको लिविंग रूम दिखा और इसी लिविंग रूम के अंदर 48 साल के क्रिस्टोफर की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ क्रिस्टोफर को टोटल 9 गोलियां मारी गई थी। 6 उसके सिर में थी, जिनमें से 2 उसकी सीधा आंखों के अंदर लगी हुई थी। इसके अलावा बाकी की 2 उसके दिल में लगी थी और एक यहाँ उसके पैरों में मारी गई थी। और यही वो एकमात्र ऐसा पर्सन था पूरे घर के अंदर जिसने अटैकर्स के साथ थोड़ी हाथापाई भी करी हो, क्योंकि यहां निशान मिले थे लड़ने झगड़ने के, बहुत थोड़े से थे, माइनर से थे बिल्कुल ही, और ऐसा लग रहा था जैसे इसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी हो। इसके अलावा जितनी भी लाशें अभी और अंदर मौजूद थी उनको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि किसी ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की हो। इसी लिविंग रूम के एक कोने के अंदर एक 48 साल के गैरी रॉडन नाम के लड़के की भी लाश पड़ी हुई थी। ये गैरी रॉडन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर का ही कजन था और इसे भी यहाँ बिल्कुल पास से गोलियां मारी गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोते सोते ही निपटा दिया गया हो। इसको टोटल यहाँ 3 गोलियां लगी थी, जिसमें से 2 इसके सीधा सर में और एक यहाँ छाती में मारी गई थी और देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे इसने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। पुलिस को इस घर के अंदर 2 ही लाशें मिली। जब इसी घर से वो निकलकर बराबर वाले घर में गए तो उनको वहां पर क्रिस्टोफर की बेटी हैना रॉडन और उसके फियांसी फ्रैंकी की लाशें मिली। ये दोनों अपने बेड पर सो रहे थे, इनके बीच में इनका 4 महीने का बेटा सो रहा था और वो 4 महीने का बेटा बिल्कुल अनहार्म्ड था, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। जस्ट इन दोनों को ही गोलियां मारकर निपटा दिया गया था। वो 4 महीने का बेटा बेड पर पड़े पड़े ही रो रहा था, पूरी तरह से वो भी खून में सना हुआ था। यहाँ फ्रैंकी के सर में 3 गोलियां मारी गई थी, जबकि उसकी पत्नी हैना के सर में 4 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 3 गोलियां उसकी 2 आंखों में लगी। सोचकर देखिए, उसकी आंखों से लगकर गोलियां आर पार होकर बेड में जा घुसी थी। इस घर के अंदर पुलिस को यहाँ 2 ही लाशें मिली। वहां से निकलकर पुलिस सीधा तीसरे घर के अंदर जा घुसी और वहां उनको हैना रॉडन और क्रिस जूनियर की लाशें मिली। जी हाँ, हैना रॉडन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर की ही बेटी थी और यहाँ तीसरे घर के अंदर अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। क्रिस्टोफर की पहली पत्नी यानी कि डैना, जिसके साथ हैना रहा करती थी बराबर वाले उस घर के अंदर, तो यहाँ डैना को 5 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 4 उसके फेस पर लगी थी और एक यहाँ उसकी छाती में लगी थी। और जबकि दूसरे रूम के अंदर क्रिस जूनियर यहाँ पर मृत पड़ा हुआ था, उसके भी सर के अंदर 2 गोलियां मारी गई थी और वो 2 गोलियों में ही निपट चुका था। जबकि बराबर वाले कमरे के अंदर ही हैना मृत पड़ी हुई थी, उसके सर के अंदर भी 2 गोलियां मारी गई थी। और यहाँ बहुत ज्यादा बदकिस्मती की बात यह थी कि हैना ने अभी 4 दिनों पहले ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। जी हाँ, वो 4 दिनों का बच्चा लेटे लेटे ही अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ तो यहाँ मृत पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हैना ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। इसकी एक 4 साल की लड़की भी थी जिसका नाम सोफिया था और वो सोफिया किसी और के साथ नहीं बल्कि क्रिस्टोफर के घर में यानी कि बीच वाले घर में रह रही थी, क्योंकि अभी अभी उसकी मां हैना ने 4 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। तो वहां
उसके पिता क्रिस्टोफर उसकी पहली बेटी का अपने पास रखकर ध्यान रख रहे थे ताकि वो कुछ टाइम तक अपने नए जन्मे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके। यहाँ सब कुछ परफेक्ट क्राइम लग रहा था। अब मैं आपको बता दूं, आप प्लीज यहाँ उलझिए मत, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है हैना के ऊपर और उसकी पहली बेटी सोफिया के ऊपर। इसके अलावा यहाँ कौन क्या था आप सब कुछ भूल जाइएगा। लेकिन बताना फिर भी मेरा काम था कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, पूरा क्राइम सीन क्या था। अभी तक यहाँ पुलिस को टोटल 7 लाशें मिल चुकी थी और वो जो यहाँ सबसे पहले इस घर के अंदर पहुंचे थे, बॉबी और जेम्स, जिन्होंने सबसे पहले लाशों को देखा था, वो अभी तक यहाँ उभरे भी नहीं थे इस झटके से कि उनके परिवार के 7 लोगों की लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं। तभी उनको एक और टेंशन स्टार्ट हुई। जी हाँ, इनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर इनका एक और भाई केनेथ रोडन यहाँ रहा करता था और जब उन्होंने केनेथ रोडन को यहाँ फोन करने की कोशिश करी और सब कुछ बताने की कोशिश करी कि ऐसे ऐसे परिवार के साथ ये सब कुछ हो गया है, तो यहाँ केनेथ रोडन ने फोन नहीं उठाया। ऑब्वियसली यहाँ बॉबी और जेम्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी स्टार्ट हुई कि आखिर केनेथ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो सीधा यहाँ पुलिस के पास गए और पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक और भाई है केनेथ नाम का, जो कि यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर रहता है और वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। पुलिस समझ चुकी थी कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। पुलिस उनको तुरंत गाड़ी में बैठाकर केनेथ के घर की तरफ रवाना हुई। केनेथ के घर के अंदर घुसी और यहाँ केनेथ भी अपने घर के लिविंग रूम में ही अकेला मृत पड़ा हुआ था। उसके सिर के अंदर 4 गोलियां मारी गई थी और वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत पास से, और देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये पहली गोली में ही मर चुका था। एक ही परिवार के 8 लोगों की यहाँ हत्या कर दी गई थी और 8 लाशें यहाँ पुलिस को मिली थी। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ ये थी, पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस ने पूरा क्राइम सीन अच्छे से छाना, लेकिन उनको यहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि किन गोलियों से इनको मारा गया है, क्योंकि यहाँ पुलिस को गोलियों के खोल ही नहीं मिल रहे थे। इतनी गोलियां यहाँ चली थी लेकिन यहाँ पुलिस को एक भी खोल नहीं मिला। इसके अलावा आस पड़ोसियों के जब लोगों से बात की गई तो उनसे पूछा कि क्या किसी ने पिछली रात को गोलियां चलने की आवाज सुनी, तो सभी ने मना कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यहां यह थी कि ये जो 3 एक साथ घर थे, इनके घर के बाहर जो गार्डन था उसके अंदर 2 पिटबुल डॉग हमेशा बंधे रहते थे और इन पिटबुल डॉग्स का आस पड़ोस में पूरा डर था कि ये किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते ही उसको खाने को भागते हैं। तो असल में जब यहाँ ये सारा कांड हुआ तब ये पिटबुल डॉग्स कहाँ थे, ये क्यों नहीं भौंके, खाना तो दूर की बात है। इन चारों घर के अंदर जहां ये कांड हुआ था, इन सभी लोगों के पास अपने अपने सेल फोन मौजूद थे, लेकिन यहाँ पुलिस को इनमें से 8 में से किसी एक का भी सेल फोन यहाँ नहीं मिला। ऑब्वियसली यहाँ चोरी तो हुई नहीं थी, लेकिन दिक्कत की बात यहाँ ये थी कि घर का सारा सामान ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ था, सिर्फ सेल फोन ही गायब थे। तो पुलिस यहाँ समझ चुकी थी कि सेल फोन्स में ही ऐसा कुछ था जो यहाँ हत्यारे या फिर हत्यारा अपने साथ उनको ग्रैब करके ले गया है सबूत मिटाने के लिए। पुलिस के ऊपर अब बहुत ज्यादा जोर था क्योंकि एक साथ 8 मर्डर हुए थे, लेकिन पुलिस भी क्या करती, एक भी सबूत नहीं मिल रहा था कि कौन ऐसा कुछ कर सकता है। आप यहाँ सोचकर देखिए, 8 लोगों की यहाँ मौत हुई है। क्या ये काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है या फिर इसको करने के लिए 2, 4, 5 लोगों की जरूरत पड़ी होगी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में अभी लिख दें ताकि आपको आगे चलकर पता चल सके कि क्या आप ठीक थे या नहीं। खैर, अब पहाड़ों के बीच में बसे हुए इस गांव के अंदर शांति का माहौल खत्म हो चुका था। लोग अब यहाँ सुबह से लेकर रात तक इकट्ठा होते और इन घर के बाहर ही बैठे रहते, मदद करना चाहते थे इस परिवार की। सब यही चाहते थे कि इनका जो हत्यारा है या फिर हत्यारे हैं वो तुरंत गिरफ्तार किया जाए। खैर, अब यहाँ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था तो पुलिस ने सोचा कि पहले इस परिवार की ही हिस्ट्री छान लेते हैं कि आखिर इनमें से ये सभी लोग करते क्या हैं। तो पुलिस को यहाँ पता चला कि यहाँ क्रिस्टोफर जो कि इस घर का हेड था और उसका भाई यानी कि केनेथ जो कि कुछ किलोमीटर दूर यहाँ मरा हुआ मिला था, ये दोनों मिलकर आपस में नशे का कारोबार किया करते थे। मतलब इनके अच्छे काफी लिंक्स थे। आस पड़ोस के गांव में, आस पड़ोस के शहरों में ये वहां नशा वगैरह सप्लाई किया करते थे। और जब पुलिस को यहाँ ये बात पता चली कि इनका नशे का कारोबार है तो सीधा यहाँ शक गया मैक्सिकन ड्रग माफिया पर। आपको भी पता होगा कि मैक्सिकन ड्रग माफिया इस दुनिया के सबसे खतरनाक माफियाओं में से एक है और यहाँ हो सकता है इनकी झड़प यहाँ मैक्सिकन ड्रग माफिया के साथ हो गई हो और उन्होंने ही इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ड्रग माफिया जिम्मेवार होते हैं इस तरह की किलिंग्स के लिए, लेकिन कभी भी ओहायो जैसे राज्य में ऐसा कोई केस सामने ही नहीं आया था। इसलिए पुलिस को यहाँ शक हो रहा था कि शायद ऐसा कुछ ना हो जैसा वो सोच रहे हैं। जब पुलिस ने यहाँ आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ
पूछताछ करी तो उन्होंने भी यहाँ ड्रग माफिया वाला कनेक्शन मना कर दिया, मैक्सिकन वाला। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि इस परिवार का कनेक्शन द कॉर्नब्रेड ड्रग माफिया के साथ जरूर है, जो कि इन्हीं पहाड़ों में अपना नशे का कारोबार चलाता है। तो पुलिस ने भी यहाँ उस ड्रग कार्टेल को खंगालना स्टार्ट कर दिया कि क्या यही ग्रुप इसके पीछे जिम्मेवार हो सकता है या नहीं। और इसी जांच में यहाँ पता चला पुलिस को कि बेशक कॉर्नब्रेड ड्रग माफिया नशे का कारोबार करता है और वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उसने किसी भी व्यक्ति को जान से ही मार डाला हो। हाथ पैर तोड़ना अलग बात है, उसने हाथ पैर काफी लोगों के तोड़वाए हैं, लेकिन यहाँ जान से किसी को नहीं मारा। और यहाँ तो एक साथ 8-8 लोगों की लाशें मिली थी। इसीलिए यहाँ पुलिस ने उस कॉर्नब्रेड ड्रग माफिया को भी साइड में रख दिया और अब एक दूसरे एंगल से सोचने लगी। और ये दूसरा एंगल था पुलिस का पब्लिक से मदद लेना। पुलिस ने यहाँ बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स वगैरह बनवाए, पोस्टर्स वगैरह बनवाए, बैनर्स वगैरह बनवाए और पूरे ओहायो राज्य के अंदर इसे सड़कों पर टंगवाया। मदद मांगी लोगों से कि काश कोई तो यहाँ सामने आए और बताए कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ था। बेशक यहाँ पुलिस के पास कॉल्स तो बहुत सारी आई, इतनी कॉल्स आई कि उन्होंने अब तो यहाँ कॉल्स उठाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो भी कॉल आती वो एक अलग ही यहाँ स्टोरी बताता। लेकिन पुलिस को यहाँ कोई भी स्टोरी सच नहीं लग रही थी, इसलिए यहाँ पुलिस ने इस जांच को यहीं रोक दिया। जो 3 बच्चे यहाँ पर इस घर के अंदर जिंदा मिले थे, उन तीनों को यहाँ कोर्ट में लेकर आया गया और अब कोर्ट ने ही डिसाइड करना था कि इन तीनों की कस्टडी आखिर किसे दी जाए। और इन्हीं 3 बच्चों में वो सोफिया नाम की 4 साल की लड़की भी शामिल थी। अब यहाँ मैंने आपको क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि आप प्लीज बस इस सोफिया पर ही ध्यान रखना, क्योंकि यही जो बच्ची है वो पूरे इस केस की सेंटर बनने वाली थी। सभी का ध्यान अब इस बच्ची के ऊपर ही जाने वाला था। पुलिस को तो दिमाग में यहाँ कभी आ ही नहीं सकता था कि जिस बच्ची को लेकर वो इधर उधर घूम रहे हैं कस्टडी देने के लिए और इसके यहाँ रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं जिनको इसकी कस्टडी दे सके। बाद में उन्हें समझ आया कि ये जो असल में कांड पूरा उन्हें दिख रहा था, ये तो बल्कि 2 परिवारों की दुश्मनी थी। पुलिस को यहाँ आस पड़ोसियों से बात करते हुए पता चला कि जो क्रिस्टोफर सीनियर था, यानी कि इस घर का मुखिया, उसका एक अच्छा दोस्त था। कौन? बिली वैगनर, जो कि यहाँ इनके घर के सामने ही थोड़ी दूर आगे चलकर ही रहा करता था। पास में ही दोनों रहा करते थे और इन दोनों परिवारों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन था। इन दोनों परिवारों का घर में आना जाना मौजूद था और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ये दोनों आपस में बिजनेस भी किया करते थे, दूर से नशे वगैरह लेकर आते थे और आगे जाकर बेचते भी थे। सही इनका काम धंधा चल रहा था। और इसी बिली का एक लड़का था जिसका नाम जेक था। और यहाँ जेक और क्रिस्टोफर की बेटी हैना, जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 13 साल की थी, ये दोनों जेक और हैना आपस में रिलेशनशिप में थे। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोच चुके थे। इनका रिलेशन अच्छा चला। 2010 के आसपास इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और यहाँ 2015 तक इनका रिलेशनशिप चला। और जब पुलिस को ये बात पता चली तो ऑब्वियसली पुलिस के दिमाग में ये परिवार जो था बिली वाला, ये सस्पेक्ट बन चुका था कि कहीं इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करवाया। जिसके बाद पुलिस सीधा इनके घर में गई और इनसे पूछताछ करने लगी। लेकिन ये परिवार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था कि पुलिस को इनके ऊपर विश्वास हो गया कि नहीं, ये तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते। कमाल की बात यहाँ ये थी कि जब इस परिवार का मर्डर हुआ, जब ये परिवार पूरा खत्म हुआ था क्रिस्टोफर वाला, उसके 4 दिनों बाद ही यहाँ बिली परिवार द्वारा एक कोर्ट में अर्जी दायर की गई और यहाँ सोफिया यानी कि जेक और हैना की लड़की की कस्टडी जो थी वो अपने पास लेने की कोशिश की गई। और यहाँ उन्होंने कोर्ट में एक लेटर भी दिखाया, एक एफिडेविट भी दिखाया जो कि हैना द्वारा लिखा गया था। और उसमें इसने लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी इस बच्ची की कस्टडी उसके पिता यानी कि जेक को दी जाए। खैर पुलिस की तरफ से अब इनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। पुलिस ने इनको ऊपर से नीचे तक खंगाला, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन अब इनको क्लीन चिट तो मिल चुकी थी, पर इनको सोफिया अभी भी नहीं मिली थी। कोर्ट ने ये अर्जी मंजूरी नहीं करी कि उसकी कस्टडी जेक को दी जाए। जिसके बाद ये पूरा परिवार, इन्होंने अपना पूरा तामझाम बांधा और सीधा यहाँ पाइक काउंटी से निकलकर अलास्का शिफ्ट हो गए। सोचकर देखिए, कहाँ ओहायो और कहाँ अलास्का। ये वहां जाकर शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहीं पर अपना एक घर भी ले लिया। लेकिन यहाँ 1 साल बाद ये लोग वापस पाइक काउंटी में आकर रहने लगे। लेकिन अब जब ये वापस आए थे तो यहाँ जेक की एक नई पत्नी भी मौजूद थी। जेक ने शादी कर ली थी अलास्का में जाकर और वहीं से अपनी पत्नी भी लेकर यहाँ पाइक काउंटी पहुंच चुका था। वापिस ही अब आकर अपने इस पाइक काउंटी वाले घर में रहने लगे। परिवार बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, शहर में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। सब लोग भूल चुके थे कि तकरीबन 1 साल पहले यहाँ
8 लोगों का मर्डर किया गया था एक ही रात के अंदर। लेकिन यहाँ आस पड़ोस वाले लोगों ने एक चीज अब नोटिस कर ली थी, और वो था कि ये जो वैगनर परिवार जब से यहाँ अलास्का से शिफ्ट होकर वापस अपने पाइक काउंटी वाले घर में आया है, तो ये पूरा परिवार जहाँ पहले बहुत हंस बोलकर किसी से भी बात किया करता था, वहीं अब बस ये अपने आप में सिमट कर रहने लगे हैं। जी हाँ, यहाँ जेक और उसके बड़े भाई जॉर्ज का भी जो स्कूल था वो छुड़वा दिया था इन्होंने, और जस्ट उन्होंने कहा था कि तुम घर से ही पढ़ाई करो। किसी को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, किसी को किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। जो भी घर का साजो सामान था वो सारा कुछ यहाँ बिली वैगनर खुद लेकर आता था। लेकिन अब यहाँ इस परिवार के अंदर एक दिक्कत हुई, और वो दिक्कत थी कि यहाँ बिली वैगनर जो कि इस परिवार का मुखिया था, उसकी पत्नी एंजेला, इन दोनों के बीच में खटपट चालू हो चुकी थी, और खटपट यहाँ इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने तलाक ले लिया। अब यहाँ आप बाहर के देशों में तलाक लेने का सिस्टम देखिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि तलाक लेते हैं, लड़की अपने घर चली जाती है और जस्ट सब कुछ ओके चलता है, बाद में केस वगैरह चलता रहता है। लेकिन यहाँ इन दोनों ने, यानी कि बिली और एंजेला ने जब तलाक लिया, तो एंजेला बिली के घर से निकलकर बराबर में ही उसने अपना एक छोटा सा 2 कमरों वाला घर बनवाया और उसमें रहने लगी। जी हाँ, इस परिवार के अंदर अब जेक की पत्नी नई नई आई थी और उसे इस परिवार का नेचर बहुत अजीब सा लगा। जबकि यहाँ उसके जेक के बड़े भाई यानी कि जॉर्ज की अब इन्होंने शादी कर दी थी यहीं पाइक काउंटी की एक लड़की से, और वो लड़की भी जब इनके घर पर आई बहू बनकर, तो उसको भी बहुत यहाँ कंट्रोल करके रखा जा रहा था, बहुत दबा कर रखा जा रहा था। ना किसी से मिलने दिया जाता, ना किसी से बात करने दिया जा रहा था। तो 2 बहुएं अब घर के अंदर नई नई हैं, और वो ना ही कहीं बाहर जा सके, ना ही किसी से ज़्यादा बातें कर सके, तो वो कैसे चलेगा। इसलिए यहाँ इन दोनों का गुस्सा फूटा, और एक दिन इनको मौका लग गया पुलिस के पास जाने का। पुलिस के पास जाते ही इन्होंने क्या बताया ये तो मुझे नहीं पता, ये आज तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन कुछ भी बताया हो, पर ये जो 1 सवा साल पुराना केस था 8 लोगों के मर्डर का, वो सीधा अब वैगनर परिवार की तरफ शिफ्ट हो चुका था। जी हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला है। हो सकता है आप उसको सुनकर अपसेट हो जाएं या फिर आप उससे परेशान हो जाएं, तो मेरी वार्निंग है यहाँ पर आपको। अगर आप वो चीजें हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बताता हूँ इस परिवार की, जिसमें जेलसी, प्लानिंग, क्राइम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ बिली वैगनर के परिवार का जिंदगी में एक ही मकसद बन चुका था कि जो जेक की बेटी है सोफिया, उसकी कस्टडी किसी तरह से क्रिस्टोफर फैमिली से लेकर खुद ले लें। असल में यहाँ 2015 में जेक और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि हैना आपस में एक साथ रहा करते थे यहाँ बिली वैगनर के घर ही। लेकिन यहाँ हैना ने एक दिन अपने पिता क्रिस्टोफर को फोन किया और कहा कि जो जेक का परिवार है यानी कि बिली वैगनर का परिवार है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे हमेशा दबा कर रखते हैं। और एक दिन तो यहाँ उसके बॉयफ्रेंड खुद जेक ने ही उसकी जान लेने की कोशिश करी थी, इसलिए आप प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तो क्रिस्टोफर सीधा अपने घर से बाहर निकला, जेक के घर गया और यहाँ उसने अपनी बेटी को सीधा वहाँ से निकाला और अपने पास लेकर आ गया। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि 2015 तक आते आते इनकी एक बेटी हो चुकी थी, ऑब्वियसली सोफिया। तो अब सोफिया को भी यहाँ है ना अपने साथ ले आई, लेकिन ये चीज़ बिली वैगनर हैंडल नहीं कर पाया कि चलो वो अपनी बेटी लेकर गए कोई बात नहीं, पर सोफिया को तो वो उनके पास छोड़कर जा सकते थे, उनका भी हक है यहाँ सोफिया के ऊपर। पर यहाँ वो सोफिया को अपने साथ ले गए थे। अब सोफिया अपनी माँ यानी कि हैना के साथ अपने ही नाना के घर रह रही थी, और यहाँ हैना जिसका फेसबुक अकाउंट था वो अपने दोस्तों से यहाँ बातें करती थी और उन्हें कहती थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, सोफिया की कस्टडी कभी भी बिली वैगनर यानी कि उसके बेटे जेक को नहीं देगी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि ये जो फेसबुक अकाउंट है उसका, ये अकाउंट जेक के मोबाइल में भी खुला हुआ है, और वो जिससे भी बातें कर रही है जेक सब कुछ देख रहा है और उसे यहाँ पता भी नहीं था। और यहाँ जेक ने जैसे ही पढ़ा कि वो सोफिया की कस्टडी देने से सबको मना कर रही है, तो यहाँ उसको बहुत ज्यादा जेलसी होने लगी। जब यहाँ जेक के घर से वो वापस आई थी अपने पिता के घर रहने के लिए, उसके कुछ टाइम बाद से ही हैना का एक और बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम चार्ली गिली था। और यहाँ इसी रिलेशनशिप की वजह से हैना एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, और यहीं उस बच्चे को पैदा हुए अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए थे कि यहाँ हैना और उसके परिवार के 7 और लोगों का बहुत ही ग्रूसम मर्डर किया जा चुका था। चलिए अब मैं आपको इस पूरे केस की रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ असल में कैसे कब कुछ किया गया था। इस कांड के होने से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है, यानी कि 2015 का एंड। और इसी एंड में एक दिन
बिली वैगनर का पूरा परिवार रात को टेबल पर इकट्ठा हुआ खाने पीने के लिए। और यहाँ इस परिवार की एक खास बात थी कि इस घर के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता था तो ये सबसे पहले अपने परिवार में वोटिंग करवाते थे और जिसके तरफ ज्यादा वोट पड़ते थे डिसीजन वही लिया जाता था। और यहाँ उस रात भी वोटिंग की गई और यहाँ उस टाइम पर डिसीजन ये लेना था कि सोफिया की कस्टडी कैसे ली जाए। क्या सोफिया की माँ यानी कि हैना और उसके पूरे परिवार को खत्म करके हम सोफिया की कस्टडी ले सकते हैं या फिर हमें लीगली जाना चाहिए सोफिया की कस्टडी के लिए। तो आप शायद विश्वास ना करें, यहाँ जो सारे के सारे वोट बिली वैगनर के परिवार के पड़े थे वो सभी इसी पक्ष में पड़े थे कि हम हैना के पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं, सोफिया की कस्टडी हमें अपने आप ही मिल जाएगी। पूरा परिवार यहाँ ये मन बना चुका था कि हैना और उसके पूरे परिवार को खत्म किया जाएगा। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सोफिया की माँ अगर हैना को खत्म कर दे तो ऑब्वियसली यहाँ अपने आप कस्टडी जेक को मिल जाएगी, उसके पिता को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ओहायो के रूल थोड़े अलग हैं। अगर यहाँ हैना का कोई भी परिवार मेंबर जिंदा है तो उसके बच्चे की कस्टडी यहाँ उसके परिवार को दी जानी थी, इसलिए यहाँ पूरे परिवार को निपटाने का प्लान बनाया गया। इसके बाद जो हुआ वो था एक परफेक्ट प्लानिंग, सामान को खरीदना जिस सामान से इस पूरे परिवार को निपटाया जाना था और एक लगभग परफेक्ट क्राइम। बिली वैगनर और उसके परिवार को पता था कि इस कांड को अंजाम देने के बाद उनको अपने पूरे सबूत मिटाने हैं, उनको चुप रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें मुंह नहीं खोलना। सबसे पहले यहाँ पर यह प्लान किया गया कि इस कांड को अंजाम देने के लिए कौन कौन शामिल होगा। तो यहाँ ऑब्वियसली परिवार में 3 ही आदमी थे और ये तीनों ही शामिल होने थे, बिली वैगनर और उसके दोनों बेटे जेक और जॉर्ज। बिली वैगनर ने प्लान बनाया कि सबसे पहले हम जूते लेकर आते हैं नए। वो बाजार में गए और अपने साइज से 2 नंबर बड़े जूते अलग ही स्टाइल के लेकर आए और वो जूते इन्होंने अपने घर में लाकर रखे। अब आप कहेंगे कि जूतों का क्या मतलब है, तो यहाँ उन्होंने सोचा कि हम इन जूतों को उस रात पहनेंगे ताकि अगर हमारे कहीं पर निशान, पैरों के निशान छप जाते हैं घर के अंदर खून में या फिर बाहर गार्डन वगैरह में और पुलिस जब उन जूतों के निशानों को देखेगी तो ऑब्वियसली उस जूते के साइज वाले आदमी को ढूंढेगी और जब हमसे पूछा जाएगा कि हमारे जूतों का साइज क्या है तो हम ऑब्वियसली 2 नंबर छोटा बताएंगे और जब चेक करेंगे तो 2 नंबर छोटा ही मिलेगा। इसलिए उन्होंने 2 नंबर बड़े साइज के जूते खरीदे। इसके अलावा वो सीधा यहाँ गन शॉप पर गए और उन्होंने यहाँ पर 3 पिस्टल खरीदी। आपको भी पता ही होगा कि अमेरिका में जैसे सब्जी हम खरीद सकते हैं इंडिया में, वैसे ही अमेरिका में बंदूकें बिकती हैं। कोई भी पैसे देकर बंदूकें वगैरह ले सकता है। अब यहाँ उन्होंने 3 पिस्टल खरीद ली थी, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि पिस्टल बहुत ज्यादा आवाज करने वाली थी क्योंकि जब उन्होंने पिस्टल खरीदते टाइम उनको चेक किया था तो ये ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई बम फट गया हो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके आगे हम सप्रेसर लगा दें। अब सप्रेसर क्या होता है ये उन लोगों को ज्यादा पता होगा जो कि BGMI या फिर PUBG के खिलाड़ी रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं। सप्रेसर असल में छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम बंदूक के आगे लगा लेते हैं और उसे जब हम गोली चलाते हैं तो गोली चलने की आवाज लगभग 95% दब जाती है और इसी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने 3 सप्रेसर्स का भी जुगाड़ कर लिया, वो भी खरीद लिए थे। इसके अलावा उन्होंने बंदूकों के ऊपर लगने वाले शेल कलेक्टर्स को भी खरीदा। शेल कलेक्टर्स वो होते हैं जैसे हम कोई भी बंदूक चलाते हैं तो उसके अंदर से गोली निकल जाती है और बाकी का जो खोल बचा हुआ रहता है वो निकलकर बाहर गिर जाता है। अब उन्होंने सोचा कि जब हम असल में जब टाइम पर यूज करेंगे तो एक खोल बाहर निकलकर गिरेंगे और ऑब्वियसली इन खोलों से गन की पहचान हो जाएगी कि किससे गोली चली है। तो यहाँ उन्होंने शेल कलेक्टर्स को भी खरीदा और अपनी बंदूकों पर लगाया जिससे वो जब शेल बाहर निकलता है बंदूक से तो उस शेल कलेक्टर में जाकर जमा हो जाता है। अब उन्होंने शेल कलेक्टर भी खरीद लिया, सप्रेसर भी खरीद लिया, बंदूकें भी खरीद ली। अब टाइम था प्रैक्टिस का। आप शायद विश्वास ना करें पर बिली वैगनर और उसके परिवार ने घर के पीछे बने अपने खेतों के अंदर ही फायरिंग रेंज बनाई और ये दोनों लड़के रात और दिन यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे गोलियां चलाने की। 3 महीनों तक उनकी ये पूरी प्रैक्टिस चली और अब ये दोनों लड़के शार्प शूटर्स बन चुके थे। कांड करने से पहले दिन इन्होंने अपने बालों का भी रंग बदलवा दिया था, टेम्परेरी रंग उन्होंने लगवाया ताकि इनकी असल पहचान लगभग छुपाई जा सके। उन्होंने ऐसा रंग करवाया था कि एक बार धोने पर वो रंग बालों से निकल जाने वाला था। अब वो सारा काम करने के लिए तैयार थे पर वो सारा काम कर किस लिए रहे थे? सोफिया की कस्टडी पाने के लिए, बस सोफिया उन्हें वहां से मिल जाए। लेकिन उन्होंने इसके बाद का सोचा, मतलब कि अगर जब हम ये कांड कर देंगे तो सोफिया हमें कैसे मिलेगी? तो उन्होंने यहाँ एक नकली सर्टिफिकेट बनवाया हैना के नाम पर और इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि अगर हैना को कुछ हो जाता है तो उसकी बेटी की कस्टडी उसके पिता जेक को दी जाए। और यहाँ हैना के गलत साइन भी उन्होंने खुद नहीं कर दिए थे उस सर्टिफिकेट के ऊपर। इसके अलावा अब उन्होंने क्रिस्टोफर फैमिली के ऊपर नजर रखनी स्टार्ट करी। उनको पता तो था ही
कि इस परिवार में कौन कौन है, लेकिन ये नहीं पता था कि कब किस टाइम पर कौन क्या करता है। क्रिस्टोफर का ध्यान रखता था बिली वैगनर, वो उसके ऊपर कड़ी नजर बनाकर रखता था कि ये कब आता है, कब जाता है, कितना सामान इसके पास किस टाइम पर होता है, कहाँ पर ये सोता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे टीवी वगैरह देखता है। सब कुछ यहाँ उसने क्रिस्टोफर का नोट कर लिया था। इसके अलावा जेक और जॉर्ज पूरे परिवार के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए थे कि बच्चे कब इस घर के अंदर आते हैं, औरतें कब आती हैं, और जो इनके पति हैं वो कब यहाँ आते हैं। अब यहाँ बिली वैगनर को पता चला कि हैना ने तो एक और बच्चे को जन्म दिया है, बिल्कुल नवजात बच्चा था और वो कांड से सिर्फ 4 दिन पहले ही उसने जन्म दिया था। तो यहाँ उनको मौका लग गया। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के जन्म से पूरा परिवार अस्त व्यस्त था, कोई इधर सो रहा था, कोई उधर सो रहा था, सब कुछ यहाँ अस्त व्यस्त हो चुका था। तो इसीलिए उन्होंने इसी का फायदा उठाया और सोचा कि अब हमें जल्दी से जल्दी हमारे कांड को अंजाम देना होगा। रात आई 21 अप्रैल 2016 की, जब सब कुछ तैयार था और यहाँ बिली वैगनर का परिवार भी तैयार था कांड को अंजाम देने के लिए। प्लान ये बना कि बिली वैगनर पहले क्रिस्टोफर के घर जाएगा और यहाँ देखेगा कि उनके डॉग्स कहाँ बंधे हुए हैं तो ही तुमको आने के लिए इशारा करेगा। तो यहाँ बिली वैगनर रात के टाइम क्रिस्टोफर के घर गया, दरवाजा खोला, अंदर जाकर उसने देखा कि पूरा परिवार अब लगभग अपने घर के अंदर सो ही रहा है। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा है। वो अपने साथ यहाँ अपना फोन भी लेकर गया था। जिसके बाद जैसे उसने जाकर देखा कि क्रिस्टोफर यहाँ अकेला लिविंग रूम में बैठा है, उसने अपने बेटे जेक को मिस कॉल मारी। मिस कॉल मारते ही जेक समझ गया कि उसे अब यहाँ आना है। उन्होंने वही अपने वो 2 नंबर बड़े जूते डाले, कलर उन्होंने अपने बालों में करवाई रखा था, सारे उन्होंने अपना सामान जो था, हथियार जो थे वो अपनी जेब में लोड करे और सीधा क्रिस्टोफर के घर में घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने क्रिस्टोफर को शूट किया और सारा कुछ वो जो मैंने आपको बताया 7 मेंबर्स को शूट किया और वापस यहाँ तुरंत निकलकर हैना को वहीं छोड़कर वापस ये बाहर निकले और अपने अपने घर जाकर सो गए। लेकिन ये भूल गए थे उस टाइम पर कि केनेथ भी यहाँ कुछ किलोमीटर दूर रहता है। जिसके बाद वापस यहाँ क्रिस्टोफर, जेक और जॉर्ज निकले और अपनी गाड़ी उठाकर केनेथ के घर गए और वहां जाकर केनेथ को भी शूट कर दिया। 8 लोगों का मर्डर यहाँ हो चुका था बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ये कांड करते टाइम ये लोग अपने साथ फोन जैमर भी लेके गए थे, फोन का नेटवर्क जिससे जाम हो जाता है। और यहाँ उन्होंने जाकर सीधा जैमर से क्रिस्टोफर फैमिली के फोन के नेटवर्क को जाम किया ताकि कोई किसी को कॉल ना कर पाए। अगर किसी को आवाज सुन भी जाए तो किसी को कॉल ना कर पाए, बता ना सके। और इसके अलावा इन्होंने मर्डर करने के बाद सभी का फोन उठाया और अपने साथ ले आए। अब इन फोन को भी ठिकाने लगाना था और इसका एक बहुत ही गजब का, यकीन मानिए गजब का तरीका इन्होंने ढूंढा कि आज तक वो फोन पुलिस को नहीं मिल पाए। जी हाँ, इन्होंने प्लान बनाया कि आसपास जो समुद्र में मछुआरे रहते हैं और उनकी जो बोट्स चलती हैं छोटी छोटी, उन बोट्स के अंदर छोटा सा एंकर लगा होता है लोहे का, आपको भी पता ही होगा, जिससे वो लंगर डालकर बोट को कहीं भी रोक लेते हैं। और इन्होंने एक डब्बा तैयार किया लोहे का और उस लोहे के डब्बे के अंदर वो सारे फोन रखे और ऊपर से लोहे का डब्बा सील कर दिया। और वहां सीधा बिली वैगनर उस डब्बे को उठाकर एक मछुआरे के पास गया और उसकी बोट का जो लंगर था उस लंगर के साथ उस डब्बे को बांध दिया और कहा कि जब भी तुम लंगर डालो तो इस डब्बे को समुद्र में ही छोड़ देना। लिटरली उस मछुआरे ने ऐसा ही किया। उसने पूछा तक नहीं कि इस डब्बे के अंदर आखिर है क्या, जस्ट वो अपनी बोट लेकर गया, मछली पकड़ने के लिए लंगर डाला उसने और वो जो डब्बा था समुद्र में ही कहीं गायब हो गया, समुद्र में ही कहीं छूट गया। वो आज तक पुलिस को नहीं मिला। ये सारा कांड पुलिस के सामने आ चुका था। पुलिस ने पूरे परिवार को अब झप लिया था और झपते ही सीधा उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करते उनका ट्रायल चला, लेकिन बाद में आपको पता है 2019 में यहाँ कोविड-19 आ चुका था और इस वजह से उनका ट्रायल और ज़्यादा लेट होता रहा। और आज के हालात ये हैं कि यहाँ जेक को 8 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल चुकी है, वो भी बिना पैरोल के। मतलब कि वो जब तक सांस लेगा वो जेल में ही रहेगा, वो पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता, जमानत तो दूर की बात है। इसके अलावा यहाँ उसकी माँ एंजेला को 30 सालों की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि उसको एक मर्डर एसेसरीज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उसके पिता बिली वैगनर और यहाँ उसका बड़ा बेटा जॉर्ज, इनके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है और अभी तक इनको सजा नहीं हुई है, ये भी जेल में बंद ही हैं। ऑब्वियसली इनको भी यहाँ उम्र कैद की सजा ही मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही लोगों को, आसपास के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा कांड यहाँ हुआ है, यकीन मानिए लोगों का विश्वास उठ गया इंसानियत से कि कोई ऐसा भी कर सकता है सिर्फ एक बेटी को पाने के लिए। खैर, इस केस से जुड़ी हुई 2-4 फोटोज हैं मेरे पास, जिनको आज रात को मैं मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आरती रावत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।